And our next topic is CVP analysis, cost, volume, profit analysis, or it is also known as the topic name is cost, volume, profit analysis. ठीक है. And it is also known as this topic earlier is known as marginal costing. One of the very important topic इन द कॉस्ट. मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एंगल से, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सब्जेक्ट में. इतना इम्पोर्टेंट है कि फाइनल में जब कॉस्टिंग का पेपर था तो उन्होंने ऑनलाइन ले गए हैं. इस अकेले टॉपिक में से अराउंड 55 मार्क्स का पेपर आता है ऑन दिस सिंगल टॉपिक. 55 का ये था. एक हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 15-20 नंबर का वो पेपर होता था. एक वेरिफिकेशन पूरी कॉस्टिंग में 3 टॉपिक मूव करते थे, बाकी छोटे मोटे कुछ होंगे, बट इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट. नॉट कि आपका कुछ काम हो चुका है, जैसे हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे, ये प्रोडक्ट हमने बना लिया, इसकी ये कॉस्ट होगा, ये सब कुछ चलेगा, मटेरियल कितना आपने मटेरियल परचेज करना है, इसमें आपका कोई पास से रिलेटेड डाटा नहीं है. बेसिकली एवरीथिंग इज फॉर द डिसीजन मेकिंग. आपको डिसीजन लेना है कि कुछ कोई चीज करनी है या नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, कोई फैसिलिटी जो आपके पास अवेलेबल है वो किसके लिए आपने यूज करनी है, कितने यूनिट्स बेचने हैं टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो हर चीज एक डिसीजन के रिगार्डिंग काम करेगी. ठीक है. पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था, मतलब जब शुरू किया था आप लोग नहीं थे, तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार. कॉस्ट को हमने 2 टाइप से कैटेगराइज किया था. वन इज एलिमेंट वाइज. एलिमेंट वाइज में क्या क्या था? मटेरियल, लेबर, एलिमेंट. कि किसी चीज को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दैट इज एलिमेंट. उसमें क्या है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. ठीक है. तो एक कंसेप्ट तो हमने किया था एलिमेंट वाइज, दैट इज, मैं सिंपली लिख रहा हूं यहाँ पे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. ठीक है जी. और दूसरा कंसेप्ट किस पे बेस्ड था? दैट वाज नेचर वाइज कॉस्ट. नेचर वाइज कॉस्ट में क्या था कि हमने कॉस्ट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, और मैंने कहा था कि इट इज द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. तो नेचर वाइज क्या था? वेरिएबल एंड फिक्स्ड. ठीक है जी. तो नेचर वाइज हमारी कॉस्ट को हमने स्प्लिट किया था लाइक दिस. मैं एक बार दोबारा इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दैट इज वेरिएबल, फिक्स्ड, एंड थर्ड वाज सेमी वेरिएबल. बस ये नहीं मैं लेके चल रहा कि इसमें कर चुके हैं इस कंसेप्ट को, 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट कीप ऑन रिपीटिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें इसका काफी रोल चलेगा. टॉपिक इज सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. तो नेचर वाइज कॉस्ट
categorized in three parts: variable, fixed, and semi-variables. But every cost ultimately will be divided in two parts: variable and fixed. मीन इस पार्ट को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है अल्टीमेटली, कि इसमें से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है। ठीक है जी। तो वेरिएबल की हमने क्या नीचे डिसाइड की थी? वेरिएबल किसको कहते हैं हम? जो चीज, नहीं वो ठीक कह रहे हो आप, जो यूनिट्स के साथ चेंज होता रहता है। पर मैंने वेरिएबल कॉस्ट के लिए कॉस्टिंग में क्या फाइनलाइज किया था हमने? वो तो सेमी वेरिएबल को, हाँ मतलब मैंने ये कहा था वेरिएबल हम उसको कहेंगे कॉस्टिंग में जो पर यूनिट हर लेवल पे सेम रहेगा। अगर आप उसको पेज को दोबारा एक बार खोलोगे तो वहां पे मैंने पर यूनिट सेम को सर्कल जो है करवाया था। मैंने आपको कहा था कि आपको जब भी डिसाइड करना है, वो इकोनॉमिक्स में ठीक है, मेरे को पता है इकोनॉमिक्स के अंदर हम यही कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो यूनिट्स के साथ बढ़ चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी इन टोटल। जब टोटल की हम बात कर रहे हैं तो आप ठीक कह रहे हो कि यूनिट्स के साथ वो ऊपर नीचे मूव करेगा। बट इन कॉस्टिंग जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि यूनिट्स चाहे वो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट विल रिमेन सेम। जो कॉस्ट इस चीज को जस्टिफाई करेगी कि पर यूनिट सेम है, दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूंगा मटेरियल वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है, ये वाला ओवरहेड वेरिएबल है, कुछ नहीं। जहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर गई कि पर यूनिट सेम है, इट मीन्स इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स में हमने क्या डिसाइड किया था? यूनिट्स इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, आपका जो टोटल कॉस्ट होगी दैट विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल मैंने रेंट का दिया था जब हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे थे, कि चाहे एक स्टूडेंट बैठा हो, चाहे 10 स्टूडेंट बैठे हो, चाहे 1 घंटा में क्लास ले रहा हूँ, चाहे 10 घंटे क्लास ले रहा हूँ, रेंट विल रिमेन सेम, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल क्या है? जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। मैंने 1 आवर क्लास लूंगा तो 1 आवर में यूनिट्स कंज्यूम होंगे, 2 घंटे तो दो, पर वो पर आवर आपका वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आवर्स यूज होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है जी। तो वेरिएबल विल बी व्हेन पर यूनिट रिमेन सेम, and fixed will total will remain same irrespective of number of units. बट इन रियलिटी हमने ये भी कहा था कि कोई भी कॉस्ट आपकी ना तो वेरिएबल रहेगी ना फिक्स परमानेंटली। जैसे आज आप 10 बच्चे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कल को यही 30 हो तो इस रूम में वो नहीं बैठ सकते, फिर मुझे स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा, तो रेंट इज गोइंग टू चेंज। तो ऐसा नहीं कि हर कॉस्ट हमेशा ही फिक्स रहेगी या हर कॉस्ट हमेशा ही वेरिएबल रहेगी। किसी लेवल पे जाके उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो थर्ड कंसेप्ट इज नोन एज सेमी वेरिएबल, वेयर पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल एंड पार्ट इज फिक्स। तो इस केस में हमारे लिए कॉस्टिंग में हर कॉस्ट को इन दो कैटेगरीज में लेके आए कि वो वेरिएबल है या फिक्स है। मेरा सेमी वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, मेरे को इसमें भी कितना वेरिएबल है उसको उठा के वेरिएबल में फिट करना है, जो फिक्स पोर्शन है दैट विल मूव टू फिक्स। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, दैट इज मेथड टू सेग्रीगेट
इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। इसको अलग करने के लिए हमारा एक मेथड काम करेगा। क्या नाम देते हैं जी उस मेथड को? बस उसमें भी लिखवाया होगा, फिर बजटरी में भी लिखवाया होगा, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तो इसको सेग्रीगेट करने का जो मेथड है दैट इज नोन एज हाई एंड लो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, it is given 1000 units and cost is rupees 5000. 2000 units, ये आपको एक डाटा गिवन है कि 1000 यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट है 5000, 2000 यूनिट्स पे कॉस्ट है 8000। इट इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसकी पर यूनिट आप निकाल सकते हो कॉस्ट, क्या बनेगी? 5 and 4। नाउ माय कंसेप्ट वाज, वेरिएबल कॉस्ट हमने किसको कहा था? जो पर यूनिट सेम है। फिक्स कॉस्ट किसको कहा था? जो टोटल सेम है। और अगर ये दोनों चीजें जस्टिफाई नहीं कर रहा तो दैट इज सेमी वेरिएबल। पर यूनिट नॉट इक्वल, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। टोटल नॉट इक्वल, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। तो ये क्या कॉस्ट है? दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एज टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट नॉट सेम, it is neither fixed cost nor variable cost, means it is semi variable cost। ठीक है, और अब इस सेमी वेरिएबल में हमें अलग करना है कि वेरिएबल पोर्शन कितना है और फिक्स कितना है। ठीक है जी, तो उसके लिए मेथड मैंने आपको क्या कहा, दैट इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज फॉर्मूला इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ठीक है जी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज इन कॉस्ट क्या बनेगा जी? 8000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 1000, दैट इज ₹3 पर यूनिट। मेरे टॉपिक स्टार्ट किया सीवीपी एनालिसिस, पर अभी टॉपिक पे नहीं हम गए। हमने एक चीज डिस्कस की है कि कॉस्ट के हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। वन इज एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज हम कहते हैं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है जी, वो हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा है कि कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितने ओवरहेड। सेकंड कंसेप्ट इज नेचर वाइज, कि किसी कॉस्ट की नेचर क्या है। तो नेचर वाइज हम कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स। और तीसरा होता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्टिंग का, कई जगह यूज होता है। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? जिसमें यूनिट्स आपके बड़े कम हो, जितने मर्जी हो, वो आपका पर यूनिट में रिमेन सेम।
कि पर यूनिट को कॉस्ट जो सेम रहेगी दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स हम किसको कहेंगे, यूनिट्स इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जो टोटल सेम रहेगा दैट इज फिक्स। एंड थर्ड इज सेमी वेरिएबल, जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लाइक दिस, 1000 यूनिट्स कॉस्ट इज 5000, 2000 यूनिट्स कॉस्ट इज 8000। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी सेम नहीं है, पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पर हमें अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। उसके लिए जो फॉर्मूला गिवन है दैट इज नोन एज, उसका नाम है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। आपको पेपर में कहीं नहीं लिखना हाई एंड लो पॉइंट मेथड, आपके लिए ये कंसेप्ट फॉर्मूला, दैट इज variable cost per unit will be change in cost divided by change in units. That means 8000 minus 5000 divided by 2000 minus, that is 3 per unit. तो वेरिएबल कॉस्ट अब हमें पता लग गई 3 पर यूनिट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। हमारी टोटल कॉस्ट डिनोट्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस दो ही कॉस्ट है, उसी को मिला के आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, कोई भी एक लेवल उठा लेते हैं, 1000 यूनिट्स। क्या है जी 1000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट? 5000। ठीक है जी, इसमें वेरिएबल कितना होगा आपका? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं जी? 1000। पर यूनिट क्या कॉस्ट है आपके पास वेरिएबल? 3। तो 1000 इंटू 3, 3000। तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो तो हमने चेक करने के लिए यूज किया था कि ये वेरिएबल है या नहीं है। तो जब पर यूनिट सेम नहीं है तो इसका मतलब इट इज नॉट वेरिएबल। टोटल सेम नहीं है तो इसका मतलब फिक्स भी नहीं है, तो इट मीन इट इज सेमी वेरिएबल, जिसको हम अलग कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट 5, वेरिएबल उसमें से 3, तो फिक्स कितनी रह गई? विल बी 2000। अब दूसरा हमारा लेवल क्या आता है? इस पे आप कैलकुलेट कर दीजिए, बोलते जाइए। टोटल कॉस्ट कितनी है जी 2000 पे? 8000 जी। वेरिएबल कितनी होगी? 6000। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट्स कितने? 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट कम्स टू, तो फिक्स कितनी रह गई? तो अब ये 3 रुपए पर यूनिट दोनों तरफ आ रहा है, यही बनना है ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो वेरिएबल की नेचर क्या है? यूनिट्स ऊपर नीचे जाएंगे पर यूनिट विल रिमेन सेम। फिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? यूनिट्स जहां मर्जी घूमते हैं, टोटल विल रिमेन सेम। ठीक है, नाउ कैलकुलेट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 2800 यूनिट्स। ये आप मेरे को कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 2800 यूनिट्स।
डाटा तो सेम है, डाटा सेम है, उसी का हमने आगे कंटिन्यूटी में। 10,400, वो कैसे थे? वेरिएबल कॉस्ट इज 2,800 इंटू 380,400, एंड फिक्स कॉस्ट इज 2,000, क्योंकि उसने सेम रहना है। टोटल इज 10,400। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक कंसेप्ट है जो हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो उतनी बार बार ऐड होगी, रेंट है वो उतना ही ऐड होगा। स्टूडेंट एक है, 10 है, 20 है, 50 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक डन। ये आप लोगों के लिए भी था कि भी हमने किया नहीं था अभी। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, मैं एक आपको केस दे रहा हूँ, आप मेरे को सॉल्व करके दोगे। सेल प्राइस पर यूनिट ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6, फिक्स कॉस्ट ₹2,000। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट एट 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 501 यूनिट्स, एंड 700 यूनिट्स। इन पे आपने मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। और आप इसको कैलकुलेट करोगे जब, तो ये फॉर्मेट आप रखोगे अभी, अलग अलग नहीं। एक बार मैं कर रहा हूँ नीचे, वो कोई चक्कर नहीं। 700, 501, 500, 2, 1, 0। सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। जिसमें मैंने आपको क्या कहा है, सेल प्राइस 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, इसमें मेरे को आपने फिट करके देना सारा कुछ।
छोटा सा मैथ का क्वेश्चन है। सेल प्राइस 10 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 2,000। आप ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो आपकी सेल की है। आपको इन यूनिट्स में प्रॉफिट और लॉस बताना है। मैं, हाँ, मेरा क्वेश्चन बना हुआ है। एक छोटी सी केस स्टडी है जो हम कर रहे हैं। कॉस्ट, वैल्यू, प्रॉफिट, ये यार यही है फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने कुछ और नहीं लिखा, बस आंसर लिख दिया। ठीक, उसका हो रहा है 501 × 10, 5010, 5004, 3006। हमने 3000 में लिख दिया, 6 है ना। हाँ जी, डन। ठीक है। अब आपको मैं अगर ये कहूँ कि यही एक्चुअली टॉपिक है और कुछ नहीं है इसके अंदर, पर अगर मैंने आपको ये भी कहा है कि इतना इम्पोर्टेंट है कि सीए फाइनल में 55 मार्क्स का पेपर इस अकेले टॉपिक में से आता था, तो इसका मतलब कुछ तो अंदर होगा। ठीक है, पर जो कुछ भी है वो इसी कंसेप्ट के अंदर ढूंढे हैं, इसी इक्वेशन के अंदर। आप इसको एक इक्वेशन कह सकते हो कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसी के अंदर सारी चीजें रिवॉल्व। सिर्फ एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, दिस सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट इज नोन एज
contribution. This term is known as contribution. Now, this whole topic is based on one equation, एक equation है, and पूरा का पूरा टॉपिक एक इक्वेशन और चार फॉर्मूलाज पे डिपेंड, ठीक है। और इक्वेशन क्या है जो ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं। इट इज योर इक्वेशन, सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट और लॉस। दैट इज द इक्वेशन, ठीक है जी। तो इक्वेशन इज बेसिकली एस डिनोट सेल्स, वी वेरिएबल कॉस्ट, एस माइनस वी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और इसी इक्वेशन में से चार फॉर्मूले आपके डिराइव होंगे, ठीक है। इस चीज को हम कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं इसके लिए कि ये किसको डिनोट कर रहा है। ये 500 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट, हम कहते होते हैं देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन, जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो दिस टर्म इज नोन एज कि जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करना है फॉर्मूला में वो कभी करते हैं। अब मैंने, अगर आप देखो कुछ नहीं भरा इसके अंदर, पर मैंने आंसर लिख दिए यहाँ, ठीक है। आपके भी सेम आंसर आए। अब वो क्यों आए हैं वो एक बार डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो क्यों आए हैं। अब लिखिए फर्स्ट फॉर्मूला, लिखिए इसका। फर्स्ट फॉर्मूला इज known as PV ratio, that is profit volume ratio, और actual name is CS ratio। मतलब इसका अब हम इसको यूज करते हैं, नाम देते हैं हमेशा पीवी रेशियो। पेपर में लिखा होगा पीवी रेशियो पीवी रेशियो पीवी रेशियो, बट एक्चुअली एक्चुअल टर्मिनोलॉजी इज सीएस रेशियो, दैट इज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। एक्चुअल टर्म इज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, बट इन जर्नल लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं हम इसको कहते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बट हियर प्रॉफिट डजंट मीन योर प्रॉफिट, हियर प्रॉफिट डिनोट्स योर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब जब भी होगा फॉर्मूला में दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू, ठीक है। ये contribution upon sales into 100, that is your PV ratio। अब एक काम कीजिए, मेरे को कैलकुलेट करके दीजिए 2 यूनिट पे 500 यूनिट पे, दो जगह कैलकुलेट कर दीजिए।
जिससे आप पीवी रेशो करेंगे। आप उसी क्वेश्चन यही, कंसेप्ट यही चलेगा, मतलब केस स्टडी यही चलेगी आपकी कि मुझे 2 यूनिट्स और 500 यूनिट्स पे 40%, 2 यूनिट, 2 यूनिट और 500 यूनिट, 500 पे 40, 60, 700 पे कैलकुलेट करना, 400 परसेंटेज निकालना है मुझे। चलिए, प्रांजल 501 पे 1 यूनिट पे 1 यूनिट पे 40, मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं वो अल्टीमेटली किस पे आ रहे हैं, 40 पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर अब मैं यहाँ पे ये फिगर फिल करूं तो ये कितनी थी? 10, 6, 4, 20, 12, 8, 40, 200। ठीक है, जीरो पे नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर कोई रेशो निकलेगी नहीं। अब एक चीज एनालाइज करोगे, अब यहाँ पे 1 यूनिट के लिए 10 and 6 and 4, अगर मैं 2 में जाता हूँ, अगर मैं सारी वैल्यूज को डिवाइड करूँ, अगेन 10, 6, 4, 10, 6, 10, 6, 4, 10, 6, मतलब हर जगह वही बन रहा है। तो क्या आप अगर इनको डिवाइड करते हो, यूनिटरी पे लेके आते हो, तो सब जगह सेम वैल्यू 1 यूनिट वाली निकल के बाहर आएगी। तो व्हाट डज इट गिव? इट गिव पीवी रेशियो विल रिमेन सेम at all levels of production provided, लिख लीजिए, पीवी रेशो पीवी रेशो will remain same, will remain same at all levels of activity और प्रोडक्शन, कुछ भी लिख लीजिए, provided sale price per unit and variable cost per unit remain same। कंडीशन है पर उसके साथ, जैसे आप इनकम टैक्स में करते हो ना प्रोविजन, तो पीवी रेशियो will remain same at all levels of activity provided sale price per unit and variable cost per unit remain same or does not change। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ भी चेंज करोगे, मैं कल को ये कहता हूँ कि 10 की जगह प्राइस 12 रुपए हो गई, वेरिएबल कॉस्ट 7, 6 की जगह 7 हो गई, तो फिर तो चेंज होगा ना, क्योंकि फिर 12 - 7 कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी रुपीज 5, देन 5/12 into 100, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट तब तक आपकी करेक्ट है जब तक ये दोनों भी सेम। ठीक है जी, तो अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, खुद करके देखा है, तो अगर मैं 1 यूनिट पे कैलकुलेट करता हूँ तो इट इज 4/10 into 100, दैट इज 40%। 500 पे कैलकुलेट करता हूँ तो आपका 2000 अपॉन
5000 इंटू 100। और अगर मैं 700 पे कैलकुलेट करता हूँ, 2800 डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 40%, इट रिमेन सेम। ठीक है जी। इसी का सेकंड फॉर्मूला पीवी रेशो होगा। अभी हमने एक चीज क्या लिखी है यहाँ पे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब आपका सेल का सम टोटल है वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन का। और कॉन्ट्रीब्यूशन से हमने क्या निकाला है, पीवी रेशो, यही किया है ना हमने। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स। तो अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए पीवी रेशियो का, सेकंड फॉर्मूला, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला। ये कुछ नहीं है, ये तो वैसे मैंने आपको लिख के दिया। फॉर्मूला इज दिस, सेकंड फॉर्मूला इज पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स। ठीक है। अब एक काम फिर करते हैं। अभी हमने किस किस यूनिट पे कैलकुलेट किया था, एक यूनिट, 500 और 700। इन सब पे मेरे को वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज बता दो, सेल्स पे क्या है। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स ऑन 1 यूनिट, 500 यूनिट एंड 700 यूनिट। 1 यूनिट पे 60%, 500 पे वो भी 60%, 700 पे दैट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो 1 यूनिट पे क्या था, 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 500 पे 3000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100। 700 पे 40, 200 डिवाइडेड बाय 7000। क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन 40% तभी आ रही है जब वेरिएबल कॉस्ट 60% है, क्योंकि हर लेवल पे आपका ठीक है। तो आपका सेकंड फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि वेरिएबल कॉस्ट इज 70%, तो व्हाट डज इट मीन, पीवी रेशियो विल बी 30%। अगर लिखा हो पीवी रेशियो इज 30%, तो व्हाट डज इट मीन, वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स। तो आपकी सेल्स के साथ दोनों लिंक्ड है। नहीं नहीं, मैंने वैसे कहा था कि 30 अगर है, मैंने ये कहा, ये तो अगर यहाँ पे है, तो अगर ये 60 है तो पीवी रेशियो इज 40। पीवी रेशियो 40 है तो से वेरिएबल कॉस्ट इज 60%। पर अगर क्वेश्चन में दिया हो कि वेरिएबल कॉस्ट इज 70%, तो वी हैव टू से पीवी रेशियो इज 30%। ठीक है जी। ये दो फॉर्मूले हो गए जी पीवी रेशियो के। पीवी रेशियो का थर्ड फॉर्मूला, पीवी रेशियो का,
change in profit upon change in sales into 100. Change in profit upon change in sales to 100. It is also used to calculate PV ratio if required. कि अगर आपको क्वेश्चन में दो लेवल्स दिए हो, दोनों लेवल्स की सेल्स गिवन हो, दोनों लेवल का प्रॉफिट गिवन, तो उसका भी जो फॉर्मूला ये लगेगा तो उससे क्या निकलेगा, दैट इज पीवी रेशियो। ठीक है, एक काम करते हैं, कोई भी दो लेवल आप बता दो कौन से उठाने हैं। 500 यूनिट्स और 700 यूनिट्स। 500 पे सेल वैल्यू क्या थी, 700 पे प्रॉफिट 8। ठीक है, यही था। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, दैट मीन्स 800 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7000 माइनस 5000 इंटू 100। तो ये क्या बना, 800 अपॉन 2000 इंटू 100, दैट इज 40। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। अगर आपको प्रॉफिट ना दिया हो, कॉस्ट दी हो, तो क्या करोगे, तब भी निकल सकते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, तो देन अगेन चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जिसके तीन सब पार्ट हैं कि पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो पीवी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड विद थ्री कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होता है, दैट इज contribution upon sales. Second is 1 minus variable cost percentage. Third is change in profit upon change in sales. ठीक है, नहीं नेगेटिव नहीं है, तो उससे कर लेते हैं। ये तो एक हमने कैलकुलेट कर लिया इससे। सेकंड हम क्या करते हैं, हम उठा लेते हैं 1 यूनिट और दूसरा 700 यूनिट्स। एक यूनिट पे सेल वैल्यू कितनी है, लॉस कितना था, 1996। 700 पे, ठीक है। नाउ चेंज इन प्रॉफिट 800 माइनस 19, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 7000 माइनस 10 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 2796 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट। या आप बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट यानी आप लॉस से प्रॉफिट पे चलेंगे, तो कितना प्रॉफिट आपका शिफ्ट हुआ। तो आप 1996 लॉस पे थे, आप 800 प्रॉफिट पे आ गए, तो इसका मतलब आपका ओवरऑल प्रॉफिट 1 से 700 यूनिट तक जाते जाते कितना चेंज हो गया, 2796। 800 माइनस माइनस 1996, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया अगेन 40%। हाँ जी, क्या थी सेंस, उस पे आ रहा हूँ मैं। ये मतलब वो छोटा होता जैसे बच्चों में कहते थे जादू दिखाए है प्रांजल, तो वही हो गया, छोटे होते बच्चों को कहते थे जादू दिखाए, एक ही आंसर आ गया।
तो वो भी आते हैं उस पे है। रहना भी बच्चे ही चाहिए हमेशा। बड़े होके करोगे क्या? बहुत टेंशन होंगे बड़े होके। ठीक है जी, अब सेकंड हम एक चीज कैलकुलेट, सेकंड आपका जो फॉर्मूला इसमें आएगा दैट इज, उस पे आ रहा हूँ मैं एक बार। एक्चुअली अगर आप उसको एनालाइज करोगे ना हर जगह, तो हम कहीं पे कुछ नहीं कर रहे। हम बेसिकली पर यूनिट कंट्रीब्यूशन और पर यूनिट सेल उठा रहे हैं हर जगह। आप किसी चीज को भी उठाओ, और ये जो टू मैं लिख रहा हूँ, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, इन रियलिटी इट इज चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। अगर आप इसको, अगर इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो पुरानी बुक आपको मिलेगी, तो इट इज नॉट चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो लास्ट में जाके चाहे वो लिख रहा है चेंज इन प्रॉफिट, हमने कौन से दो यूनिट उठाए थे? ये उठाए थे चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, 2000 माइनस 4, 1 and 700, 2800 माइनस 4, कितना हुआ? 2796 डिवाइडेड बाय 7000 माइनस 10। एक्चुअल में हम ये उठा रहे हैं, तो जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन को उठा रहे हो तो 1996 को किससे डिवाइड करोगे? अगर आप यूनिट से डिवाइड करोगे तो वो अगेन किस पे जाके अटक जाएगा? अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आपका ये 1996 जो है डिवाइडेड बाय 699 यूनिट्स, ये मतलब हुआ ना 1 से 700, 699 यूनिट्स का फर्क। कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना फर्क? 1996। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 आएगा, 4 आएगा। हम्म। नहीं नहीं, मैं यूनिट्स में चल रहा हूँ, यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये यूनिट्स कितने हैं? हैं? आपके कितने यूनिट्स हैं? सॉरी, कंट्रीब्यूशन गलत लिखा है मैंने। कंट्रीब्यूशन इज 2800 माइनस 4। कंट्रीब्यूशन इज 2800 माइनस 4। और यूनिट्स कितने हैं? 700 माइनस 1। 4 आएगा ना, 2796 डिवाइडेड बाय 699, दैट इज रुपीज 4। मतलब हम बेसिकली किसी भी फॉर्मूला में जा रहे हैं, वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन और पर यूनिट सेल का रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। आप कहीं पे भी जाओ, सेल प्राइस कितना है हर यूनिट का? 10। कंट्रीब्यूशन हर यूनिट की कितनी है? 4। तो वो 40% जो आ रहा है वो इस किसी फॉर्मूले के कारण नहीं आ रहा, वो टेक्निकली आपकी कंट्रीब्यूशन और सेल प्राइस के कारण बन रहा है हमेशा। कहीं पे भी जाओगे उसका फाइनल ये भी अगर आप करोगे तो 4/10 है। क्योंकि अगर मैं 2796 को, तो क्या आप लोग करते थे मैथमेटिकली, कॉमन फैक्टर इसका क्या निकाल लूं? 699 यूनिट्स। तो ये ऊपर कितना रह जाएगा? 4। नीचे कितना रहेगा? 10। फिर वही 40%। ठीक है। नो, सेकंड कंसेप्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट, नो लॉस, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट हम कैसे लिखते हैं अगर इक्वेशन लिखनी हो? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, यही होता है।
सीवीपी के अकॉर्डिंग लिखना हो अगर, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? जीरो। तो व्हाट डज इट मीन? प्रॉफिट जीरो कब आएगा? सेल और टोटल कॉस्ट जब सेम हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो विल बी व्हेन सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो जिस लेवल पे आपकी सेल टोटल कॉस्ट को मैच कर जाएगी, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी। अब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम किसको कहते हैं? दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट शुड बी जीरो। यही मतलब हुआ ना कि सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ब्रेक इवन। या मैं लिखूं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। और आगे कुछ, व्हेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, जब आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट को मैच कर जाएगी, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब एक यूनिट पे आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 4 रुपए। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? आप बता सकते हो कि अगर ये दिया हो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन 4, फिक्स कॉस्ट 2,000, तो आप ये बता सकते हो कि कितने यूनिट्स पे आपकी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी? सिर्फ ये दिया होगा आपको पेपर में, एक 500, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 2,000। आपको कहा गया कि कब आप कितने यूनिट्स पे आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होगी। यूनिट का मेथड है कि एक यूनिट 4 रुपए एक यूनिट पे, तो 2,000 कितने हैं? ऐसे ही हुआ ना। तो आपने यही करोगे ना, 4 रुपए आपको कहाँ मिल रहे हैं? एक यूनिट पे। और 2,000 आपको कितने पे मिलेंगे? आपने किसको किससे डिवाइड किया? किससे? 2,000 क्या है? 4 रुपए क्या है? पर यूनिट। ठीक है, आपने यही किया ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यही आपका फॉर्मूला है ब्रेक इवन का, और कुछ नहीं है। तो आपका जो ब्रेक इवन है, दैट इज, इट्स फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 2,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। वो आप तोड़ सकते हो बाद में, ये जो मैं एक्सप्लेन ये चीजें लिख रहा हूँ आपके काम का, ये है कि ब्रेक इवन इन यूनिट्स दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आपका भी ब्रेक इवन कहाँ पे आया था? 500 पे। अगर आपने जो इक्वेशन बनाई थी, 500 पे आपका कंट्रीब्यूशन भी कितना आ गया था? 2,000। फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 2,000। प्रॉफिट इज जीरो, ठीक है। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू अगर आपको निकालना हो रुपीज,
फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? पीवी रेशियो कितना है? 40%। दैट मीन्स 2000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 5,000 थी हमारी वैल्यू, इक्वेशन जो बनाई थी 500 यूनिट्स में। ठीक है। है कुछ नहीं है बच्चे, अगर इसको भी आप लेके चलोगे तो आप 4 रुपए अर्न कर रहे हो कितनी सेल वैल्यू पे? 10 पे। 1 यूनिट पे ऐसा ही था ना कुछ, कि 4 रुपए की कंट्रीब्यूशन आ रही है 10 रुपए की सेल पे। हमें कितनी कंट्रीब्यूशन चाहिए? क्योंकि फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो आपका पीवी आएगा, सॉरी ब्रेक इवन। दैट मीन्स 10/4 इंटू, अगर मैं वही बना 10/4, बेसिकली पीवी रेशियो आपकी यूज हुई है कि 4 आप कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10 आपकी सेल वैल्यू है। पर उसको इजी याद रखने का क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है जी। सेकंड फॉर्मूला खत्म। दो कंसेप्ट, दो फॉर्मूले हो गए जी। तीसरा आपका है टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट और लॉस। Units to be saved, sold to earn a desired amount of profit. Say profit to earn ₹800, कि आपको 800 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। अगर 800 का प्रॉफिट अर्न करना है, हमें पता है कितने यूनिट्स पे 800 का प्रॉफिट आया? 700 पे जो भी हमने, ये तो सर हर जगह कितने? ठीक है। टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 800, अगर 800 रुपये आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो 800 तो प्रॉफिट चाहिए, और साथ में फिक्स कॉस्ट भी कवर करने हैं। क्योंकि जब ये 2800 रुपये आएगा तभी नीचे आपको 800 मिलेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को 600 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस में मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रिक्वायर्ड होगी? अगर मैं 800 की जगह कहता हूँ तो मेरे को 600 कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, सॉरी 600 प्रॉफिट चाहिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रिक्वायर्ड है? 2600। अगर मैं कहता हूँ मेरे को प्रॉफिट 5,000 रुपये चाहिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रिक्वायर्ड होगी? 7,000। क्योंकि 2,000 तो मेरे को फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए यूनिट्स बेचते हैं, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो मेरे को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्या क्या कवर करना है? एक तो फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, और एक उसके साथ प्रॉफिट। इन दोनों को मिला के मुझे रिकवरी करनी है 2,800 की। तो इस केस में आपका फॉर्मूला जो बनेगा, अगर आप यूनिट्स में जाओगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 2000। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? डिवाइडेड बाय 4, 700। मतलब कितना भी प्रॉफिट आपको दे दिया जाए, अगर आपको फिक्स कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। And in case of value, it will be fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. That means 2000 plus 800 divided by rupees 7। तो एक चीज कॉमन निकल के आ रही है कि जब यूनिट्स पे चलना है तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है, और जब वैल्यू में उठाना है तो आपको पीवी रेशियो से। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हो गए जी। ठीक है, ये तीन मैक्सिमम यूज होंगे आपके, और एक इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला लास्ट लिख लीजिए। ये हो गया जी नोट। फोर्थ इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी इट इज सेल above ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी सेल आप ऊपर करोगे दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि ब्रेक इवन से नीचे आप कहाँ जा रहे हो? अगर ब्रेक इवन से नीचे होगा तो लॉस है, और अगर ब्रेक इवन से ऊपर है तो इसका मतलब अगर कहीं सेल ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप अपने खर्चे पूरे रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्यों चाहिए? कई बार क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और कोई कंपटीटर आ गया आपके उसमें, उसने प्राइस कम कर दिया। आप 10 रुपए में बेच रहे हो, वो 9 रुपए में बेचना शुरू कर दिया उसने प्रोडक्ट। अगर आप ब्रेक इवन पे ही चल रहे होगे तो आपके पास तो प्राइस कम करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही प्राइस कम करोगे आपका बिजनेस लॉस की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब जितना हम ब्रेक इवन से ऊपर होंगे दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक फॉर्मूला तो इसका बड़ा सिंपल सा है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो अगर हम यूनिट्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी एक्चुअल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। और अगर हमने वैल्यू में कैलकुलेट किया तो इट इज एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। यूनिट्स में या तो यूनिट्स आ जाएंगे, वैल्यू में तो आपकी रुपीज में जो सेल आपने की है। सपोज हमने एक्चुअल यूनिट कितने सेल किए थे? 700, जो 800 रुपये प्रॉफिट अर्न करने के लिए गए थे। ब्रेक इवन कितना है? 5। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मीन्स अगर मेरी सेल 200 यूनिट से नीचे चली भी गई, अगर आज 700 बेच रहा हूँ, अगर 200 नीचे आ भी गई तो भी मुझे इतना पता है कि मैं अपने खर्चे रिकवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 200 से और नीचे को चली गई, 210 यूनिट नीचे चलेगी सेल, फिर मुझे पता है कि मैं लॉस की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है,
और अगर वैल्यू में है तो इट इज 7,000 माइनस रुपीज 2,000। ठीक है, हमने वो माना है कि 700 और 500 का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है इस जगह पे? इससे नीचे जाओगे तो क्या शुरू हो गया? लॉसेस। और अगर इसके ऊपर हो तो क्या है? प्रॉफिट। तो दैट मीन इट इज बेसिकली माई सेफ्टी जोन। कल को अगर सेल कुछ ऊपर नीचे हुई तो मैं, मेरे को फिर भी पता है कि अभी मैं रिकवरी में हूँ, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कोई कंपटीटर आ गया, उसने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो 10 रुपए सेल प्राइस था उसने 9 में सामान बेचना शुरू कर दिया। तो क्या हो, अपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई कि अगर आपका कंपटीटर आके 9 रुपए सेल प्राइस रखेगा तो आप पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आपकी सेल गिरनी शुरू हो। आप जो 700 यूनिट बेच रहे हो वो कहीं ना कहीं डाउन होने शुरू हो। अब या तो आप सेल प्राइस कम करोगे, अगर सेल प्राइस नहीं कम करते और ये गिरनी शुरू होती है सेल, आपके 100 यूनिट आपका कंपटीटर खा गया, आपके तो यूनिट 600 है। बट स्टिल अगर आप 600 भी बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। वो 600 × 10, 6,000, 600 × 6, 3600, 2400 कॉन्ट्रीब्यूशन, 2,000 फिक्स और 400 अपन कर दिया। आप 500 पे आ गए, 700 पे तो भी पता है जीरो। पर अगर 500 से 499 पे चले गए तो आपको पता लगने शुरू हो जाएगा कि लॉसेज में जाना शुरू हो गया। दैट मीन इससे ऊपर जितनी सेल है वो आपका एक बफर है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आ भी जाती हैं पर वो 500 से नीचे नहीं गिरता तो वो मेरा सेफ्टी जोन है। तो इसलिए उसको कहा गया कि दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दैट इज ब्रेक इवन से जितनी ऊपर आपकी सेल है दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर फॉर्मूला यूज करना है आपने तो यूनिट्स में चलेगा ये, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको इसको वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो इट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने खुद ही तो कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन पर वही चल रहा है आपका। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 4 एंड पीवी रेशियो इज 40%। दैट्स ऑल। मतलब कंसेप्ट यहाँ पे बेसिकली, अब इसको हो गया जी नोट।
ठीक है, यही हमने किया पूरे टॉपिक में। ऊपर जो कुछ किया है, मतलब ये आपके पास बेसिकली इतना ज्यादा कंसेप्ट है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। पीवी रेशियो सी अपॉन एस टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। उसके बाद आप एक चीज और कर सकते हो, ब्रेक इवन, प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वैल्यू में निकालना है तो डिनोमिनेटर विल बी पीवी रेशियो, न्यूमरेटर विल बी फिक्स कॉस्ट विल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसके ऊपर अब आपका टॉपिक चलेगा। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 8 to 12 मार्क्स। ठीक है, असाइनमेंट आपके पास है जी, एक बार। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट करना है। फिक्स कॉस्ट 240, वेरिएबल कॉस्ट 50 एंड सेलिंग प्राइस 30। माइनस 2
आप इसको नोट करो। अगर आप इधर फॉर्मूला लगा, ठीक है सर, आप पहले नोट करो सेव माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर सेव पे माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेम पे नेक्स्ट। कितने तभी आएगी अगर आंसर ठीक हो, क्योंकि मैं क्या प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आंसर करेंगे तो जीरो रहेगी, पर आपके नहीं करेंगे तो प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, तो अपने लिए तो सेकंड हो गया, थर्ड आपको इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा बार बार, जो वो जो सेल माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं से कुछ निकालने के लिए उसका यूज हो, तो उसको प्रॉपर लिख के कर दो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट 25% तो आपके फिर कॉन्ट्रीब्यूशन वो होगी ना, पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, आएगी वही आप जो कह रहे हो, पर क्योंकि वो ब्रेक इवन है इसलिए वो दोनों सेम रहेंगे ना, कॉन्ट्रीब्यूशन भी और फिक्स कॉस्ट भी। पर अदरवाइज अगर 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो मैंने क्या कहा, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी और 25% पीवी रेशो रहेगी आपकी। हाँ जी। अगर ब्रेक इवन का सेम होता है ना, इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रेक इवन वॉल्यूम। मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ कि ट्राई टू यूज इक्वेशन। जहाँ पे फंसते हो थोड़ा इक्वेशन यूज करना सीखना है आपने। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, डाटा क्या गिवन है, बोलोगे एक बार। पहले क्या दिया होगा, ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन कितना दिया हुआ है, 8000। ये कुछ और है। अच्छा, सेक सॉरी सॉरी, सेकंड में कितना है, प्रॉफिट 200, सॉरी, प्रॉफिट 200, सेल्स। सेकंड क्वेश्चन इज प्रॉफिट 200, सेल्स कितनी, 2000, एंड वेरिएबल कॉस्ट। और ये किसका होगा, सेल। ठीक है। अब यहाँ पे तो पर आपको सेल, इस सेल पे ये प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है। अब मेरे को अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना कहीं पे भी, सेल आपकी कितनी है जी, 2000। आप छोड़ दो फॉर्मूला के, दिमाग में निकाल के कोई इक्वेशन यूज करते हैं। सेल में से क्या माइनस करना है, कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, 1500, दैट इज 1500। तो कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, 500। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया। अब क्या पूछ रहे हो, ब्रेक इवन से। ठीक है। अब ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर रुपीज में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 300, एंड व्हाट अबाउट पीवी रेशो। एक फॉर्मूला है ना पीवी रेशो का, 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, तो 1 - 75%, दैट मीन्स योर पीवी रेशो इज कितना हो गया, 1200। ब्रेक इवन, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकले हुए हैं। अब इस पूरे टॉपिक का एक जिस तरह की, एक क्वेश्चन को निकालने के चार डिफरेंट वे हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं इसमें, वो मटेरियल था, लेवल्स वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो ये प्योरली साइंटिफिक एंड, मतलब वो टॉपिक है कि मतलब आपकी हर चीज मैच करेगी। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि देयर मे बी 4 डिफरेंट वेज, और मोर देन 4। अगर आप 8-10 लोग बैठे हो तो सब अपना अलग अलग कंसेप्ट लगा के यूज कर सकते हो। प्रेजेंटेशन का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे टॉपिक में, कोई फॉर्मेट नहीं है। हम सोचेंगे इस फॉर्मेट में चलेगा, कुछ होगा नहीं। ठीक है। अब अगर हम बात करें हमने क्या निकालना था, पहले हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए थी। ठीक है।
हमने एक डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स। ये एक फॉर्मूला था हमारा। टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट कितनी सेल करनी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इक्वल टू सेल। अब मेरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर सेल्स गिवन है, आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है नहीं गिवन, प्रॉफिट गिवन है 200, पीवी रेशियो आपको पता है, सेल्स कितनी है, कर सकते हो जी सॉल्व इसको। तो उससे क्या आएगा, आपकी फिक्स कॉस्ट निकलेगी 300, है नहीं। ये यहाँ जो ऊपर, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड में उस टाइम क्या क्लिक करेगा। मतलब आपने ऐसे ही कर दिया तो भी ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लगा के कर दिया तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर इक्वेशन वो चीज है जिसमें आप चीजों को फिट करके मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला में कुछ गलती हो गई तो थोड़ा सा, पर ये मैं क्या हो ही जाएगा। 2000 का 25% कितना होगा, 500। इट विल बी x प्लस 200 इज इक्वल टू 2000 इंटू, दैट मीन्स x प्लस 200 इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 300 विच इज फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन कौन सा, बी पार्ट में क्या निकालना है, ये क्या फॉर्मूला है। अब फिक्स कॉस्ट आपके पास है, सेकंड पार्ट में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 500, फॉर्मूला आपके पास है, फिक्स कॉस्ट आपके पास है 300 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना, डिवाइडेड बाय 25%। मतलब उसने उन्हीं फॉर्मूला में फिट होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कोई नहीं आप होमवर्क कर रहे हैं, हो जाएगा। फर्स्ट पेज में जितने क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। दो तो वही रहे हैं, 7 ही रहेगी।